गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका सिविक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट है। आपको आपकी बुक पर बुक खोलें और देखें तो पेज नंबर 14। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट वन इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब हम बात करते हैं फर्स्ट राइट की, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। दिस मीन्स that all persons shall be equally protected by the law of the country। इसका मतलब ये हुआ कि एक देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को लॉ प्रोटेक्ट करेगा इक्वली, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट इज़ आल्सो स्टेट्स that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex। राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये भी है कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जात, उसकी धर्म और उसके जेंडर की बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एट्सेट्रा। तमाम लोगों को जाने की इजाज़त है। कहाँ जाने की इजाज़त है? यानी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हों, पार्क हों, यानी कि एक देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को इजाज़त है कि वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। उन पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं, कोई दबाव नहीं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा स्टेट जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। यानी कि स्टेट शुड बी और मस्ट बी प्रोटेक्टेड और प्रोवाइड मस्ट बी प्रोटेक्टेड ऑल द सिटीजन, एंड स्टेट मस्ट बी प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार जो है स्टेट वो तमाम लोगों को देगी। बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो बीन एबोलिश्ड। इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी ये भी कहता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी ग्राउंड पर, इसलिए जो अनटचेबिलिटी जैसी बुराई हमारे समाज में फैली हुई थी उसको इलीगल ऑफेंस करार दे दिया गया और उसको कह दिया गया कि ये इलीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्ट है और इसको एबोलिश ख़त्म कर दिया गया। और अब कानून बन गया है कि अगर कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी जैसा बिहेव करता है तो उसको क्या होगी? पनिशमेंट। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम। These include the right to freedom of speech, expression, right to move from association, the right to move freely and reside in any part of the country। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आपको बोलने की, स्पीच देने की, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, लेकिन आपकी स्पीच हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। आपकी स्पीच से किसी भी अदर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट को तकलीफ़ या हर्ट ना पहुँचे, ऐसी स्पीच होनी चाहिए। आपको एसोसिएशन और ग्रुप को बनाने की आज़ादी देता है हमारा संविधान। इसके अलावा हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जगह हम घूमना चाहें, वहाँ रहना चाहें तो हमें इजाज़त है। घूमने रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप वहाँ पर जाकर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करो। रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के मकान से उसको निकाल दो, खुद रहना शुरू कर दो। आप वहाँ पर इंडिया के किसी भी हिस्से में आप ज़मीन खरीद कर वहाँ मकान बनाकर रह सकते हो। अगर आप अलीगढ़ में रहते हो, बिहार, यूपी, आप अलीगढ़ में रहते हो तो आप बिहार, गोवा, कहीं भी, महाराष्ट्र, कहीं भी आप इंडिया में घूमना चाहो, वहाँ रहना चाहो तो आपको इजाज़त है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। के अलावा आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपके अंदर वो स्किल और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो पढ़ लिख कर भी, तो भी आप आज़ाद हो। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप आज़ाद हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस प्रोफेशन को चुनो। आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो, आप कोई शॉप खोलना चाहते हो, तो स्टेट की तरफ से किसी तरह का कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, वो लेबर वर्क नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, बल्कि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार है। और अगर उनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं उनको पढ़ाने लिखाने में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका ख़र्चा, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों का व्यापार भी नहीं कर सकते, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनका व्यापार नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द ओरिजिन ऑफ द चॉइस, द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि हर इंसान को अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने की आज़ादी है, उसका धार्मिक जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक, कोई बंदिश नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इंसान अपना रिलीजन छोड़कर दूसरे किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो उसके लिए भी आज़ाद है, यानी कि इंसान अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी के रिलीजन को अपना सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। तमाम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, या जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो जो भी भाषा बोलती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। तमाम माइनॉरिटीज़ को ये आज़ादी है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकती हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं, और अपना कोई नया कल्चर भी डेवलप करना चाहें तो और कर सकती हैं। उन पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये है कि अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये तमाम नागरिकों को इस बात का अधिकार देता है कि अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या स्टेट या कोई भी दूसरा इंसान या कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई भी ग्रुप मेंबर या कोई भी इंसान उसका पॉलिटिकल राइट वायलेट कर रहा है, और किसी नागरिक को ऐसा लगता है तो उसको आज़ादी है कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ये आपके फंडामेंटल राइट्स की डिटेल्स जो आपको बता दी गई है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्युलरिज्म। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्युलरिज्म क्या है, इट इज़ आल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ लेना, तो ये 5th फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज है और ग्लोसरी है। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको ग्लोसरी करनी है, आपको ग्लोसरी करनी है। ग्लोसरी क्या है, आर्बिट्रेरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, सॉवरेनिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टायरनी। तो ये ग्लोसरी आप ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर की PDF मैं आपको भेज दूंगी, ओके। और जो क्वेश्चन मैं आपसे करने के लिए कहूँ आप सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, और आप ये ज़रूर कर लीजिएगा ग्लोसरी, इसकी PDF भेज दी जाएगी आपको। Secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, और ना ही स्टेट ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकती है, या किसी भी स्टेट को किसी भी रिलीजन को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एक देश में रहने वाले तमाम धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच द कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन दैट द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल in laying out the ideas that we would like all citizens of the country to country to adhere to, including the representative that we elect to rule just। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसी के भी साथ रिलीजियस बैकग्राउंड पर किसी तरह का कोई
भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तमाम धर्मों के लोगों को इजाज़त है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं अपने वोट के आधार पर, और वही रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। और रिप्रेजेंटेशन के इलेक्ट करते वक्त या वोटिंग करते वक्त हम रिलीजन को नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं क्या ये कैंडिडेट डिजर्विंग है या नहीं, और यही देखना भी चाहिए। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट रूल विल अफेक्ट द गेम। जिस तरह यहाँ पे एक गेम के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फुटबॉल गेम में जैसे ही थोड़ा सा चेंज किया जाता है उससे पूरा गेम अफेक्ट हो जाता है, सेम इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते हैं तो पूरी तरह से हर एक चीज़ में बदलाव लाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। देखिए भारत के संविधान को न जाने कितनी बार उसमें बदलाव, उसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है, और जब अमेंडमेंट किया जाता है तो कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं उसमें, जिससे एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कोई चेंज आता है। ओपन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीट अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे देश के फंडामेंटल नेचर में कहीं ना कहीं कोई बदलाव कर रहे हैं। वी सा दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड टू बी अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम अ डेमोक्रेसी। और इस तरह का चेंज हम नेपाल में देख चुके हैं, क्योंकि नेपाल ने पहले मोनार्की थी, फिर वहाँ के लोगों ने मोनार्की को ख़त्म किया और वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। जब वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, और नए कॉन्स्टिट्यूशन और जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज कर दिया गया। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडिया डेट आर ओपन नॉट ईजी टू ग्रास्प। Don't worry too much about this for movement in the rest of the book as well as in your higher classes. You will read more about these different features of Indian Constitution and understand more substantively what they mean। देखिए अब तक आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम फीचर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपकी समझ में चैप्टर आ गया होगा। अब आपके बच्चे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। पीडीएफ में आपको ग्लॉसरी भी भेज दूंगी। पीडीएफ की ग्लॉसरी आपको ज़रूर करनी है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।